हेलो मित्र, आइए हम लोग सब जानते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें। आपको मालूम है कि अभी 1 फरवरी को 1:31 पर इसकी पीआईबी में प्रविष्टि प्रवेश की गई है और जो हमारे एग्ज़ामों के लिए खासकर हमारे जो भी पीसीएस मेंस का आरओ का और एलटी का लेक्चरर का जेएससी लेक्चरर का जो भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि प्री मेंस का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से सर्वे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते रहे हैं। अभी तक पूर्व में आए हुए पेपरों का यह इतिहास रहा है और आगे भी यह चलता रहेगा। इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा जो हिसाब है ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें पॉइंट में देखिए क्या कि बजट के जो चीज़ें दी गई हैं वह लमसम अपने उत्तरोत्तर स्थान पे रखा गया है। तो आर्थिक अवस्था में बजट और बजट का एक हमेशा प्रक्रिया रही हुई है और सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है कि 25,000 करोड़ रुपए जहाज रानी और उड्डयन क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए 25,000 करोड़ रुपए केवल समुद्री विकास का प्रस्ताव रखा गया। इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा मानना है कि हम लोग एक बार इसकी हाईलाइट को लिखा जाए कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और किस प्रकार से सरकार इस बात की गारंटी देना चाहती है कि आने वाला समय भारत का है। क्योंकि देखो ये बात तो सत्य है कि विदेशी संस्था जितनी भी हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने भारत को इस सदी का विकास का इंजन कहा है, क्योंकि भारत की जो विकास दर है वो अन्य तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बजट का अनुमान 25-26 में ये अनुमान लगाया गया कि उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः, तो आपकी कुल प्राप्तियां कितनी है 24.96 लाख करोड़, 34.96 94.96 लाख करोड़, एवं कुल व्यय खर्च कितना हुआ है वो भी है 50.65 लाख करोड़ रुपए। यह एक अनुमान लगाया गया है कि राजस्व कुल प्राप्तियां हमारे पास 34.96 लाख करोड़ रुपए होंगी और उसके जो खर्च रुपए होगा वह 50.65 लाख करोड़ रुपए होगा। इसमें निवल कर प्राप्तियां जो हैं वो 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी सरकार जिस एवज में लगी रही है वो इसको कंट्रोल करने में है और ये प्रयास उसका जारी है और कहीं न कहीं आंकड़े शो कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का है 4.5% रहने का अनुमान है। इसको अगर याद करना चाहते हैं तो आपको भारत की जीडीपी पूरी मालूम होनी चाहिए और इस जीडीपी में पूरा अनुमान लगा के आप इसका 4.1% निकाल लीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कितना होता है। सकल बाजार उधारियां जो हैं, जो मार्केट में उधार दिया गया है वह 14.82 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। इसी बजट पे जो ये मेन पॉइंट है इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्या होता है निवल कर प्राप्तियाँ, सकल बाजार उधारियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सबको आपको सूक्ष्म से बृहत्तर स्तर पर मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। वित्त वर्ष 25-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 31% रहने का अनुमान है। ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं, इस पर ध्यान रखिए। कैपेक्स व्यय विकास में कृषि कल भी थी आज भी है, ठीक है। तो विकास की अवस्था में इसको ये भारत का इंजन है और विकास का इसलिए प्रथम इंजन कहा गया है। तो कृषि जो है पिछले 10 सालों में इस वर्ष जो है काफ़ी मतलब अभी के जो आंकड़े आए हैं तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। इस कार्य में मौजूदा योजनाओं जो अभी तक जितनी भी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित
और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से जो उत्पादन कम हो रहा, उत्पादकता कम है, उपज कम है और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये आप डाटा रख लीजिएगा अपने दिमाग में। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। सरकार ने इस बात को इंगित किया है। ग्रामीण को लेकर काफ़ी सरकार उत्सुक है। उत्सुक है मतलब एक्टिव भी है, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित उन्होंने काफ़ी योजनाएं लाने का प्रयास किया है और उसको आंकड़ों से अन्य दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि हम ग्रामीण की व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। राज्य की भागीदारी से ग्रामीण समृद्ध और लचीला निर्माण। लचीला निर्माण का मतलब अगर कोई अव्यवस्था हो रही है तो उस निर्माण को रोका जा सकता है और उसको परिवर्तन किया जा सकता है। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जाएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। लेकिन ये चीज़ें आपको रट लेनी, मतलब माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि कौशल से रोजगार बनी है, निवेश करेंगे तो रोजगार की मांग, रोजगार भाई उत्पन्न बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तब जब रोजगार क्या कहते हैं कि पैदा होगा। फिर प्रौद्योगिकी के माध्यम से, और बिना टेक्नोलॉजी के आप न रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं न निवेश में। देखिए प्रौद्योगिकी तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको तो हम सभी को अपने प्रत्येक नागरिक को इसे सिखानी चाहिए। माध्यमिक कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। अब ये क्या करना चाह रहा है, कृषि में यहाँ से एक पॉइंट निकालिएगा, कृषि में कम रोजगार है, इसका कारण क्या हो सकता है, कौशल में निवेश कम हो रहा है, नहीं, ठीक है, प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को कम अपनाई जा रही है, अर्थात हमारे जो नागरिक हैं वो टेक्नोलॉजी से कम दक्ष हैं, उनको कम आती है। सही बात है, इस बात को तो इसको आप लिखने में यूज कर सकते हैं। नाउ सी है, अब इस बात को आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट, अब आप देखिए इस पॉइंट में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ सी हेयर, इन्होंने कहा है कि पहले चरण में हम 100 विकासशील कृषि जिलों का निर्माण में शामिल करेंगे। तो ऐसे जिलों को चयनित करेंगे जो 100 विकासशील कृषि में निर्माण में चयनित किया जाएगा, ठीक है। नाउ सी हेयर, दलहन में आत्मनिर्भरता, क्योंकि दलहन में हमारे यहाँ उपभोग बहुत ज़्यादा है और उपभोग इतना ज़्यादा है कि हमें चीज़ों, दलहन तो हम आयात भी करते हैं। तो जैसे कि सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन, इसका टाइम पीरियड क्या 6 वर्षीय होगा, प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड के बारे में हम जान लें, इसके कार्य को जान लें, ये जरूर जान लें कि नेफेड कार्य क्या करती है। NCCF, इसको भी जरूर जान लें। अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों की ये दालें खरीदेगी, कौन खरीदेगी, नेफेड और NCCF। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम होगा। उत्पादन तो कर लिया, लेकिन आपूर्तियाँ कैसे करोगे, तो प्रभावी आपूर्तियाँ। अगर ठीक है, किसान को प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकी को दे दिया जाए, उनको सिखा दिया जाए, उनको साक्षर कर दिया जाए, उनको ऋण प्रदान कर दिया जाए, उनके खेत में ही से कच्चे माल से पक्के माल तैयार हो, मार्केट में जाएं, तो डायरेक्ट बेनिफिट किसान को होगा, किसान की आय दुगनी मालियत तिगनी हो जाएगी। लेकिन ये कब, तकनीक में आसानी होनी चाहिए और कानून के क्रियान्वयन में तेज़ी होनी चाहिए और सुस्त आत्माओं को एक्टिव होना चाहिए। जो कागज़ में तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो आप लोग सब इस चीज़ से सहमत भी होंगे, तो उनका ज्ञान को इस टाइप में, क्योंकि देखिए अगर रेफरल सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अर्थात संसद में बैठ के नियम बन गया और एग्जीक्यूटिव हुआ, लेजिस्लेटिव हुआ, देन आफ्टर जुडिशरी, इन तीनों का संगम जो है ना, त्रिवेणी संगम कहलाता है। और इस त्रिवेणी संगम में डुबकी तभी लगेगी अच्छी जब ये तीनों मिलके एक साथ धारा में प्रवाहित होंगे। और लेकिन होता क्या है कि भ्रष्टाचार हमारे आत्मा में व्याप्त है भाई,
चाहे हम किसी समय की तरह हो। तो और जितनी भी चीज़ें हैं हम किसी को उदाहरण देख के ही प्रभावित होते हैं। करप्शन की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं अनवरत रूप से चली आ रही हैं, इस पे अंकुश भी लगा है, अंकुश लगना चाहिए। ये हमारे पर डिपेंड करेगा। लेक्चर को बंद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार को लेकर सरकार काफ़ी सजग है, तो बिहार वालों के लिए ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। मखानों का उत्पादन प्रसंस्करण मतलब उत्पादन करिए और वहीं पे यूनिट लगे जिसमें अच्छे किस्म के मखाने को पैक किया जा सके। मूल्य संवर्धन, मूल्य में वृद्धि हो, विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में किया जाएगा बिहार में मखाना बोर्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, तो ये तो आप याद कर सकते हैं। मत्स्य उद्योग को ध्यान दिया जा रहा लगातार। इन द्वीपों के बारे में पढ़ी सरकार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों पर 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है इसमें। कपास उत्पादक मिशन में हमेशा से आज तक चलता आ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक अमाउंट बढ़ाया गया है, पहले 3 लाख था, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण है वो अब संख्या वो बढ़ के 3 लाख से 2 लाख की वृद्धि हुई है, जो पहले से उसमें 2 लाख जोड़ दीजिएगा। और आसाम के लिए एक यूरिया संकट स्थापित किया गया है। ठीक है, तो नाम रूप विकास के दूसरे इंजन के रूप में, पहला इंजन कौन था? कृषि। दूसरा इंजन कौन है? MSME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME में वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया। अब इसमें क्या किया गया? राशि को 2.5 गुना और 2 गुना कर दिया गया है। किसमें? निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 2.5 करोड़ से और 2 गुना कर दिया गया है कारोबार की सीमा को और निवेश को 2.5 करोड़। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल है, उसमें जितने भी उद्योग सूक्ष्म रूप से पंजीकृत हैं उनको लोन की सीमा, ऋण की सीमा, क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये अब डाटा स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, ठीक है। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना, तो 5 लाख महिला SC ST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगले 5 वर्षों तक दौरान 2 करोड़ रुपए तक साबित ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना की घोषणा की जाएगी। फुटवेयर लेदर क्षेत्र में, ठीक है, खिलौना के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण की सहायता में, विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया के मिशन में, इन सब में पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो किया जा रहा है उसको बढ़ाया गया है। विकास के तीसरे इंजन, विकास दौड़ रहा है, तीसरा इंजन इसका है, इंजन के रूप में निवेश है। क्या है? विकास इंजन तीसरे इंजन में निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या किया जाएगा? तो लोगों में निवेश किया जाएगा। निवेश का तो एक नया माध्यम लोगों में, कैसे? सक्षम आंगनबाड़ी में अब पोषण 2 लॉन्च किया गया है। इसमें भी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं, सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनानी जानी। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर क्रियान्वयन किया जाए तो वाकई में आने वाला प्रोडक्शन बहुत ही, देखिए इसके लिए अभी आप लोग ने एक पढ़ा होगा डीप सीक, एनवीडा। डीप सीक ने काम किया LLM पे। एनवीडा जो चिप बनाने की विश्व में नंबर 1 की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। एनवीडिया का इतना भयंकर स्टॉक गिरा है भैया, क्योंकि डीप सीक जो लाया वो कम पैसे में, जैसे अपना इसरो ने नहीं किया था प्रोजेक्ट प्लॉट, इसलिए डीप सीक ने भी किया, तो कम पैसे में चिप बनाने का काम किया और चैट बॉक्स बना दिया, जैसे ChatGPT है और ये सब चीज़ जो गूगल का जेमिनी है। तो इन सब को चैलेंज उसने दिया, कहा बेटा ठीक है। अमेरिका ने रोक दिया था चिप को निर्यात करने को चाइना को, तो चाइना ने, देखिए जहाँ पर आवश्यकता होती है और जुनून होता है वही आविष्कार होता है। तो अब एनवीडिया की जो कमाई, जो वो लोग काफ़ी महंगे लागत में जो चिप बनाते थे, अब वहीं वो डीप सीक कंपनी, लियांग वेंगफेन, एक 40 साल के भैया जी हैं, इन्होंने भैया जी ने दबंगई दिखाई, बोलो जो दबंग थे अमेरिका को एकदम खट्टे दांत कर दिए। तो
चाइना एग्जाम्पल दे रहा है कि यदि हम लोग कम पैसे में निर्माण कर रहे हैं तो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया में माइंड की कमी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ये टिंकरिंग लैब जो प्रयोगशालाएँ बन जाएंगी, इससे हमारे निकलने वाले बच्चों में अपने स्वयं के ज्ञान से बिजनेसमैन बनने का जो आएगा, आगे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। अब उनको यही नहीं मालूम संस्थाएं के, यार हम लोग नहीं जानते हैं यार, अभी कह दिया जाए कि कोई ऑनलाइन चीज़ बेचो, दांत खट्टे हमारे हो जाएंगे, तो उसको ये मतलब इतनी उम्र के बावजूद टेक्निकल नॉलेज नहीं हमारे पास है, कलर बनने की तैयारी हम लोग करते रहे हैं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें मुद्दे पर अगली बात करते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें भी देखिए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, मेक इन फॉर इंडिया। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा, 5 आईआईटी के अतिरिक्त अवसंरचना में कुल, ठीक है। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, जिससे बच्चों को एआई में आगे, एआई के दम पर ही अमेरिका लीड कर रहा है इस समय जीडीपी में, और उसको कटाच कर रहा है आपका ये, हम लोग इतने पीछे हैं। चिकित्सा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने के लिए, बेटा आप तैयारी कर लो, नीट वालों, संख्या बहुत बढ़ रही है। अगले वर्ष 10,000 अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी, 10,000 सीट बढ़ने जा रही है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होगा, ये इंपॉर्टेंट। शहर आजीविका सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है भैया, जितनी जल्दी कर पाओ उतनी जल्दी। पीएम स्वनिधि योजना जो प्रचलित को आगे बनाया गया है, अब भैया ये 30,000 रुपये मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश, पहला था लोगों में निवेश, अब अर्थव्यवस्था में निवेश, ये तीसरा इंजन है विकास का। कौन? निवेश। अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की जाएगी, अवसंरचना के लिए राज्यों की सहायता भी ली जाएगी, राज्यों को लोन दिया जाएगा, वाह रे वाह। परिसंपत्ति मौद्रिकरण योजना 25-30 से 10 लाख करोड़ रुपये दे दिया गया। जल जीवन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन, ये जितने टॉपिक बोल रहे हैं आप सबको इनको 125 या 200 शब्द में बना लीजिए नोट्स भैया। शहरी चुनौती कोष ये भी दिया जाएगा, शहरी चुनौती को मतलब आपदा पनुआई गई, जनसंख्या बढ़ गई और स्लम एरिया बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, तो इसके लिए कुछ तो पैसा रखोगे, जैसे अपने घर में हम लोग रखते हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, 20,000 करोड़ रुपए के लिए आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR के अनुसंधान और विकास के परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा, जो 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव है। प्रॉब्लम क्या है? अगर सरकारी कर्मचारियों पर दक्षता की कमी तुम्हें दिख रही है तो इस बात का ध्यान रखिए, आप उनके ऊपर लोड भी ज़्यादा है, लोड का आप ध्यान रख नहीं रहे हैं, बकैती मतलब जो भी हम लोग कहें, करना और कहना आसान नहीं है। तो इसीलिए जनसंख्या के अनुपात में हमें सभी चीज़ों पे वर्क करना होगा। हमें स्वास्थ्य संसाधन, हमें सुरक्षा संसाधन, हमें शिक्षा के संसाधन, इन सभी को हमें उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा, अदरवाइज वही वाली बात होगी, ऊँट के मुँह में जीरा। पोत निर्माण को बनाया जाएगा, पोत निर्माण के कौन बनाता है देखना भैया, इसका सब ध्यान रख लीजिएगा। समुद्री विकास कोष में आप लोग को बताया था 25,000 करोड़ रुपये। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम बनाई गई है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? पटना एयरपोर्ट, बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर योजना। खनन क्षेत्र में सुधार, स्वामी फंड 2, रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन ने बाकी रोजगार को केंद्रित किया है। अब निवेश में चौथा है नवाचार, इनोवेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। डीप टेक फंड ऑफ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, 10,000 फेलोशिप दी जाएगी ऐसे लोगों को। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक बनाया जाएगा। नेशनल जियो स्पेटियल मिशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ज्ञान भारत मिशन, विकास में चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात के संवर्धन मिशन में लगाया गया है। भारत ट्रेड नेट, व्यापार और प्रलेखन वित्तीय पोषण समाधान के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। GCC के लिए राष्ट्रीय स्वरूप रेखा, फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास, बीमा क्षेत्र में FDI लाई जाएगी और उसको बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है।
NBFID द्वारा क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। NBFID अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड के उद्देश्य से आंशिक रूप से ऋण सुविधा स्थापित करेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा। पेंशन क्षेत्र में विकास किया जाएगा। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति बनेगी। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक बनेगा। किस राज्य में कितना अनुकूल करने के लिए माहौल क्या बनाया है। जन विश्वास विधेयक 2 लाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। खंड बी में प्रत्यक्ष कर, अब इसको देख लीजिए। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये डायरेक्ट यहाँ है। ये 12 लाख रुपए तक की आय जिसकी है वह मौज करे। यदि आपकी आय 1 लाख रुपए महीना है तो नो टैक्स। ठीक है। वेतनभोगी के करदाताओं के लिए सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12,75,000 लाख रुपये होगी। 12,75,000 तक जिसकी आय है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया करता है भैया। चलिए, संशोधित कर संरचना देख लीजिए। 0 से 4 लाख रुपए 0% शून्य देना है। 4 से 8 लाख रुपए के लिए 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए के लिए 10% देना होगा। 12 से 16 15, 16 से 20 20 से 24 लाख जिसकी आय है 25%, और 24 लाख से ऊपर है 30%। इसीलिए लोग कह रहे हैं हम भैया जिनकी आय 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये ना, वो ये कह रहे हैं कि भारत रहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो TCS को तर्कसंगत बनाना। TDS की दरों व सीमाओं की संख्या कम करके उसे तर्कसंगत बनाना। बना लो जल्दी से। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी, बहुत अच्छी बात। किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है, अति उत्तम। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन संप्रेषण स्कीम LRS के अंतर्गत धन प्रेषणों पर TCS की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। बहुत सही। उच्च TDS कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ सी, अनुपालन बोझ को कम करना। अब देखिए, छोटे धर्मार्थ न्यायसो संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर पहले 5 वर्ष तक थी, अब 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं को अनुपालन किया जाएगा। कर लो भैया। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक शून्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के नामों संपत्तियों के लाभ के अनुमित प्रस्ताव करदाता जो टैक्स दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय करने की सुगमता ले लो भैया। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विवादों को कम करना है, जरूरी है। ये आप पॉइंट रख लीजिए। अगर व्यवसाय बढ़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने की सुगमता इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवाद। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवाद करोगे, व्यवसाय अच्छा नहीं होगा और उसकी निश्चितता होनी चाहिए। सेफ हार्बर नियमों को दायरे का विस्तार करना पड़ेगा। 29 अगस्त 24 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा NSS नेशनल सेविंग स्कीम से किए गए आहरण पर छूट मिलेगी। डेटा इंपॉर्टेंट है। NPS वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव है। ये खाते किस प्रकार के होते हैं बताएंगे इसी वीडियो में, आगे चल के ध्यान रखिए। रोजगार और निवेश, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता की जाएगी, तो यह ठीक कर लीजिए। अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए टन भार योजना, स्टार्टअप के लिए निगम विस्तार। 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार करके स्टार्टअप किया गया। वैकल्पिक निवेश विधियाँ, अब इसमें अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आ गया आप देख लीजिए। औद्योगिकों को वस्तुओं को सीमा शुल्क ढांचे का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके देखें, सुनें और अपने इम्पोर्टेंट लाइन में नोट करें। और थैंक यू वेरी मच।